Uh, Hello, friend. I am Karni Bothra from Excel Education Institution. आज मैं आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन के लिए लाया हूँ। इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। ये टॉपिक सीए फाइनल के लिए रेलिवेंट है एंड एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल में जो सब्जेक्ट है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट वेटेज है। 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। तो this topic is relevant for the CA final corporate and economic law and CS professional for resolution of corporate dispute. Let us start with the topic inspection inquiry investigation. कंपनीज एक्ट के सेक्शन 206 से 229 तक इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन बेसिकली इस टॉपिक का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि कंपनी में अगर कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, मिस मैनेजमेंट हो रहा है, नेग्लिजेंसी हो रही है मैनेजमेंट के द्वारा, और जिससे कंपनी को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर लोगों को, इनको लॉस हो रहा है, इनके लिए प्रीजुडाइस हो रहा है, इनके इंटरेस्ट के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जा सकती है उन ट्रांजैक्शन की। और अगर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कंपनी में वाकई में मिस मैनेजमेंट हो रहा है, मिस फिशेंस हो रहा है, डायरेक्टर लोग मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं फंड का, फ्रॉड कर रहे हैं, तो अब फिर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्टर के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन फाइल किया जा सकता है विद द स्पेशल कोर्ट के पास। सबसे पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है 206, जो एक बेसिक सेक्शन है, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन बुक्स, इंस्पेक्शन करना और इंक्वायरी करना। मतलब इस सेक्शन में 3 बातें लिखी गई है। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड थर्ड इज द इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और ये आरओसी को पावर है इंफॉर्मेशन कॉल करने का, इंस्पेक्शन करने का, कि वो कंपनी के ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है विथ रिस्पेक्ट टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इंस्पेक्शन कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट का और इंक्वायरी कर सकती है। 207 में उसी से रिलेटेड दिया गया है कि इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करते समय आरओसी के पावर और कंपनी ऑफिसर की ड्यूटीज। एंड 208 में रिपोर्ट, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद आरओसी या इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेंगे। सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर के बारे में। सर्च एंड सीजर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 209। बेसिकली ये सेक्शन ये बोलता है 209, इफ द आरओसी और इंस्पेक्टर हैज रीजन टू बिलीव दैट, अगर आरओसी और इंस्पेक्टर के पास रीजन टू बिलीव है कि बुक्स रिलेटिंग टू द कंपनी, रिलेटिंग टू द डायरेक्टर, रिलेटिंग टू द केएमपी, रिलेटिंग टू द ऑडिटर, relating to the company secretary, or if company have no secretary, then in such case CS in practice are likely to mutilate, falsify, destroy, manipulate or alter. In such case the ROC or inspector first, after obtaining an order from the special court, special court से order लेने के बाद, enter the such place where the books of account are kept, एंटर एंड सर्च, उस प्लेस में एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं जहां पर बुक्स रखी गई है। एंड सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक द कॉपी ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट ओन कॉस्ट। पीरियड ऑफ सीजर, मैक्सिमम पीरियड रहेगा 180 डेज के लिए सीजर किया जा सकता है। एंड फर्दर आरओसी और इंस्पेक्टर अगर नीड पड़ती है तो ऑर्डर पास करके फिर से 180 डेज के लिए कॉल कर सकते हैं। बिफोर रिटर्निंग, जब बुक्स रिटर्न की जाएगी तो आरओसी और इंस्पेक्टर को पावर है कि वो
उसकी कॉपी ले सकते हैं बुक्स की, या उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कंपनी उसको मैनिपुलेट, अल्टर, फॉल्सीफाई ना कर सके। और जब भी सर्च एंड सीजर होता है किसी भी एक्ट में, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो प्रोसीजर दी गई है सर्च एंड सीजर करने की, सेल इक्वली अप्लीकेबल टू द सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट। तो सर्च एंड सीजर करने की जो प्रोसीजर दी गई है अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में CRPC 1973 shall equally apply to the search and seizure under this act, दैट से सेक्शन 209। तो 209 में मेनली आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि आरओसी और इंस्पेक्टर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए राइटिंग में कि बुक्स डिस्ट्रॉय होने वाली है, फॉल्सीफाई होने वाली है। तो वो स्पेशल कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेना जरूरी है, बिना स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के वो सर्च एंड सीज नहीं कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर इज 180 डेज, दैट्स इज सेक्शन 209। इसी से कनेक्टेड एक और सेक्शन है 220। सेक्शन 220 भी सर्च एंड सीजर के बारे में, बट दोनों में डिफरेंस यह है कि सेक्शन 220 अप्लीकेबल होता है ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस समय यह सेक्शन अट्रैक्ट होगा 220, जबकि 209 एट एनी टाइम, कभी भी कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी सेक्शन 209 अट्रैक्ट हो सकता है, वेयर एज 220 इज स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वेयर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इंस्पेक्टर 209 में आरओसी को भी पावर था, यहां पर केवल इंस्पेक्टर को पावर है, हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स रिलेटिंग टू द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रिलेटेड कंपनी लाइक होल्डिंग, सब्सिडरी, ऐसी कंपनी जिसमें दूसरे उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो एमडी वो मैनेजर है वो हमारी कंपनी का भी एमडी और मैनेजर है। तो अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एमडी और मैनेजर ऑफ द कंपनी, यहां पर केवल 4 पर्सन है, वहां पर कवर था कंपनी का डायरेक्टर का, ऑडिटर का, सीएस का, केएमपी का। और यहां पर केवल कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एमडी और मैनेजर से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट आर लाइकली टू डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, फॉल्सीफाई, सेक्रेटेड, देन इंस्पेक्टर में एंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे रिक्वायर and search place where the books of account are kept in the manner as required। सर्च उस प्लेस को सर्च कर सकती है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखे गए हैं। एंड सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट आफ्टर अलाउइंग द कॉपी टू द कंपनी, कंपनी को कॉपी अलाउ किया जाएगा, कॉपी अपने कॉस्ट पर कर सकती है। और पीरियड ऑफ सीजर इज मैक्सिमम अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, thereafter same shall be returned to the company। before returning the books of account take the copy or extract from them और place the identification mark। मतलब बुक्स रिटर्न करने से पहले आरओसी इंस्पेक्टर को पावर है कि वो कॉपी ले सकता है या उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर सकता है। और यहां पर भी सेम है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लीकेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्च एंड सीजर मेड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहां पर केवल इंस्पेक्टर कर सकता है सर्च एंड सीजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केवल इन्वेस्टिगेशन के समय सर्च एंड सीजर हो सकता है। और यहां पर किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर को पावर है कि वो उसको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर इज अप टू 100 अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर रहेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर रहेगा अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज द कंपनीज एक्ट में जो ये टॉपिक है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। कंपनी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं,
टोटल 6 सेक्शन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। सेक्शन 210, सेक्शन 212, सेक्शन 213, सेक्शन 216, सेक्शन 219 एंड सेक्शन 228। ये 6 सेक्शन है जिसमें कंपनीज एक्ट में इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन दिया गया है। सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन इनटू फ्रॉड बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेक्शन 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर, बाय एनसीएलटी ऑर्डर। 216 इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनरशिप ऑफ कंपनी, सेक्शन 219 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड पर्सन। कंपनी के जो रिलेटेड पर्सन है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना। एंड सेक्शन 228 इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉरेन कंपनी। तो ये 6 सेक्शन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कंपनीज एक्ट में। सेक्शन 210, 212, 213, 216 एंड 219 एंड 228। सेक्शन 210 है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। सेक्शन 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है, ये ग्राउंड दिया गया है सेक्शन 210 में। CG is of opinion on the basis of report received from ROC और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। 208 में ROC और इंस्पेक्टर ने कंपनी में इंक्वायरी की थी, कंपनी के बुक्स इंस्पेक्शन किए थे और बुक्स इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करने के बाद उनको लग रहा है कि कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया था कि हमारी ओपिनियन में कंपनी के अफेयर इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द, ऑन द बेसिस रिपोर्ट फ्रॉम द ROC और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208 और ऑन रिक्वायर्स ऑफ कंपनी, कंपनी खुद रिक्वायर करती है बाय पासिंग द SR, कंपनी खुद चाहती है, कंपनी के शेयर होल्डर, कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड इज द पब्लिक इंटरेस्ट, दैट मीन्स सुओ मोटो। एंड फोर्थ, तो इन 3 ग्राउंड के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर, बाइंडिंग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑर्डर दे सकती है इन्वेस्टिगेशन का, कंपनी के अफेयर्स का। और फोर्थ ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। इफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल पास द ऑर्डर दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आउट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास द ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई भी प्रोसीडिंग लाइक मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोसीडिंग चल रही थी किसी कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि कंपनी के पूरे ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द शैल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड अपॉइंट द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। एन इंस्पेक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फर्निश द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द ऑर्डर। तो 3 ग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का, और फोर्थ ग्राउंड में कंपलसरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी। पहला ग्राउंड था कि अगर ROC या इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है 208 में, सेकेंड शेयर होल्डर ने SR पास करके अप्लाई किया है, थर्ड पब्लिक इंटरेस्ट दैट मीन सुओ मोटो, एंड फोर्थ ग्राउंड में कि अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अपनी प्रोसीडिंग के दौरान अगर ऑर्डर दिया है कि कंपनी के अफेयर इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट
सेल अपॉइंट द इन्वेस्टिगेशन इस केस में, और इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी जो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन द सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द ऑर्डर। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 213। सेक्शन 213 में इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनी अफेयर इन अदर केस, मतलब एनसीएलटी के पास जाकर हम इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले सकते हैं। अगर एनसीएलटी को एप्लीकेशन दिया गया है बाय द मेंबर्स, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मिनिमम 100 नंबर ऑफ मेंबर और 110 ऑफ वोटिंग पावर मेंबर, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मिनिमम 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन के साथ वो सपोर्टिंग एविडेंस देंगे जिसके बेसिस पर वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। मतलब वो कुछ एविडेंस देंगे जिसके बेसिस पर कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन यानी मेंबर भी यहां पर एनी मेंबर या एनी क्रेडिटर या एनी एम्प्लॉय या ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी, इन 3 ग्राउंड के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। पहला ग्राउंड है कि अगर कंपनी का बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड विथ इट्स क्रेडिटर और मेंबर और अदर पर्सन और फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज और अनलॉफुल पर्पज, या फिर सेकेंड पर्सन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट इज द गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिशेंस और मिसकंडक्ट, या member have not been provided all information with respect to affairs which are required to be provided to the member, including information relating to calculation of commission to the payable to the MD और manager। तो मेंबर लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे मैनेजमेंट वाले, जो कि एक्सपेक्टेड था, देना चाहिए था, नहीं दिया जा रहा है। तो इस केस में ट्रिब्यूनल इंक्वायरी करेगी और अपॉर्चुनिटी देने के बाद पार्टी को ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन एज मे डायरेक्ट। और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये अगर प्रूफ हो जाता है कि पर्सन फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उनके अगेंस्ट में 447 की पनिशमेंट अट्रैक्ट हो सकती है, 447 की पनिशमेंट अट्रैक्ट हो सकती है। तो फाइनली भाइयों एनसीएलटी के पास मेंबर जा सकते हैं। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या 110 ऑफ वोटिंग पावर, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और एनी पर्सन अप्लाई कर सकता है इन 3 ग्राउंड के बेसिस पर। और एनसीएलटी अगर सेटिस्फाई हो गई तो एनसीएलटी ऑर्डर देगी कि कंपनी के अफेयर इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 204, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस सेक्शन का कंसेप्ट यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी 210 में ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेशन गिवन बाय कंपनी आफ्टर पासिंग एसआर, यानी कंपनी ने एसआर पास करके अप्लाई किया है कि कंपनी के अफेयर इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, या फिर 213 में किसी भी पर्सन ने अप्लाई किया है, मेंबर ने या एनी पर्सन ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर मे डिमांड द सिक्योरिटी मैक्सिमम अप टू 25,000 फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड विच शैल बी रिफंड टू द एप्लीकेंट इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू द प्रोसिक्यूशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अगर प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट होता है, मतलब आपकी कंप्लेन एकदम सही थी, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा वो जो सिक्योरिटी डिमांड की गई थी। सिक्योरिटी का रूल में स्लैब दिया गया है कि अगर जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अगर उसका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो सिक्योरिटी मैक्सिमम 10,000 डिमांड कर सकते हैं। अगर टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है बट अप टू 200 करोड़ तो 15,000 रुपीज, और मोर देन 200 अगर टर्नओवर है तो 25,000 सिक्योरिटी डिमांड की जाएगी, एंड विच शैल बी रिफंड टू द एप्लीकेंट इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू द प्रोसिक्यूशन। दैट्स इज सेक्शन 210। तो ये सिक्योरिटी किससे डिमांड की जाएगी, ध्यान रखिएगा, जब 210 में शेयर होल्डर एसआर पास करके एप्लीकेशन दे रहे हैं या 213 में ट्रिब्यूनल को कोई भी अप्लाई कर रहा है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी तो अपॉइंट होने से पहले वो डिमांड कर सकती है सिक्योरिटी। नेक्स्ट सेक्शन 215, कोई भी फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट या अदर एसोसिएशन इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल एक इंडिविजुअल पर्सन ही इंस्पेक्टर अपॉइंट हो सकता है। कोई पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एक बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए इंस्पेक्टर ऑफ द कंपनी, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। दैट्स ए 215। नेक्स्ट सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेक्शन 211 में स्टेब्लिशमेंट दिया गया है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। और सीरियस फ्रॉड कंपोजिशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में एक हेड रहेगा जिसको अपन डायरेक्टर बोलेंगे, एंड कंसिस्ट सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और एक्सपर्ट जो रहेंगे वो डिफरेंट फील्ड के रहेंगे, जिनको डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंकिंग, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट, लॉ, आईटी और अदर फील्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है जरूरी है। जो डायरेक्टर रहेगा सीफओ का, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, शैल बी द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब कंपनी अफेयर का उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब इन्वेस्टिगेशन आ गया फ्रॉड के बारे में, बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा सेक्शन 212 में। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ऑर्डर देगी इन्वेस्टिगेशन का, जैसे 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, सिमिलरली यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी इन्वेस्टिगेशन का। 4 ग्राउंड दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मे पास द ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी, मे, यानी कंपलसरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे पास द ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द आरओसी और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। सेकेंड, या तो कंपनी ने इंटीमेशन दिया है बाय पासिंग द एसआर, एंड थर्ड पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये तीनों ग्राउंड सेम थे 210 में। एंड फोर्थ ग्राउंड जो है वो यहां पर डिफरेंट ग्राउंड है, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अगर रिटर्न रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंपनी के अफेयर में फ्रॉड चल रहे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मे पास द ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन और असाइन द इन्वेस्टिगेशन टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और वो इन्वेस्टिगेशन असाइन कर दी जाएगी टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। एंड द डायरेक्टर ऑफ सीफो डेजिनेट सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट या इंस्पेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है अपने ऑफिसर को। यहां पर जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो डायरेक्टर रहेगा वो डेजिनेट करेगा सच नंबर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। अब कोई भी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जो अदर एजेंसी, लाइक सीबीआई हो गई, सीडीआई हो गई, जो भी अदर एजेंसीज है जिनको इन्वेस्टिगेशन करने का पावर होता है क्रिमिनल ऑफेंसेस का, वो अब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती इस एक्ट में जो ऑफेंस हुए हैं 447 फ्रॉड से रिलेटेड। और अगर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी दूसरी एजेंसी ने इनिशिएट कर दिया है तो वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस इन्वेस्टिगेशन को टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस को। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगी। और जो ये सीफो के इंस्पेक्टर रहेंगे इनके पास सेम पावर रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर होते हैं। जो 217 में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर के पावर दिए गए, सेम पावर उनके पास रहेंगे। एंड इट इज ए ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड एवरी ऑफिसर to provide the all information, explanation, document to the inspector which are required during the course of investigation.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऐसे एविडेंस, ऐसे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जिससे लग रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर लोगों ने कंपनी में फ्रॉड किया है। तो क्योंकि फ्रॉड एक ऐसा ऑफेंस है कंपनी एक्ट में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इस ऑफेंस में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर को राइट होता है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकते हैं। सेम यहां पर डायरेक्टर को पावर दिया गया है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं अगर पर्सन गिल्टी है, फ्रॉड से रिलेटेड गिल्टी है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अरेस्ट कौन कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीफो। याद रखिएगा, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सीफो investigate into affairs of company other than government company or foreign company has on the basis of material in his possession reason to believe, reason should be recorded in writing that any person has guilty of offense punishable under section 212 मतलब fraud, he may arrest the such person। तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अरेस्ट मेड बाय द एडिशनल डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर सीफो शैल बी ऑब्टेन। तो अगर अरेस्ट किया जा रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा तो जो डायरेक्टर रहेगा उससे रिटर्न अप्रूवल लेनी है। जो हेड रहेगा सीफो का डायरेक्टर शैल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ऑल डिसीजन पर्टेनिंग टू द अरेस्ट। वेयर अरेस्ट अगर गवर्नमेंट कंपनी या फॉरेन कंपनी के कनेक्शन में किया जा रहा है, मतलब वहां के डायरेक्टर लोगों को, वहां के ऑफिसर को अरेस्ट किया जा रहा है, सच अरेस्ट शैल बी मेड विद द प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से अरेस्ट परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट इंटीमेशन ऑफ सच अरेस्ट शैल आल्सो बी गिवन टू एमडी और पर्सन इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और अरेस्ट के बारे में प्रायर इंटीमेशन दे दिया जाएगा जो गवर्नमेंट कंपनी का इंचार्ज होगा, एमडी या एनी अदर ऑफिसर जो इंचार्ज होगा। एंड वेयर द पर्सन इज अरेस्टेड, खुद एमडी को ही अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि वो इन्वॉल्व था फ्रॉड में। तो इस केस में इंटीमेशन दिया जाएगा टू द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी जिस मिनिस्ट्री को बिलोंग करती है उसके सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया जाएगा। अरेस्टिंग ऑफिसर शैल साइन द अरेस्ट ऑर्डर टुगेदर विथ पर्सनल सर्च मेमो in the form given in the rules and shall serve it on the arrestee and obtain written acknowledgement of service। तो अरेस्टिंग ऑफिसर अरेस्ट ऑर्डर को साइन करेगा और सर्च मेमो एक फॉर्म रहेगा और वो सर्व किया जाएगा अरेस्टी को और उससे एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा अरेस्टी से। एन अरेस्ट ऑर्डर along with material possession including all document shall forwarded to the office of director CFO in the seal envelope। और वो जो अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी है और टुगेदर जो मटेरियल रीजन है वो 5 ईयर्स के लिए प्रिजर्व रखा जाएगा ऑफिस में। और जो पर्सन अरेस्ट किया गया है जिस पर्सन को, उसको विद इन 24 आवर्स के अंदर स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी हैविंग जुरिडिक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा उस पर्सन को। और 24 आवर्स के टाइम लिमिट में एक्सक्लूड किया जाएगा टाइम टेकन फॉर जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफेंस अंडर सेक्शन 447 शैल बी कॉग्निजेबल एंड अक्यूज शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल। उसको बेल पर रिलीज नहीं किया जा सकता है अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर रिलीज। मतलब मैंने बेल के लिए अप्लाई किया है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट का लॉयर, मतलब आरओसी जिसने कंप्लेन फाइल की है कि फ्रॉड हुआ है, गवर्नमेंट का लॉयर, उसको कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तेरे को कोई ऑब्जेक्शन है क्या अगर हम इस पर्सन को बेल पर रिलीज कर देते हैं। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है, बट कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट ए गिल्टी ऑफ ऑफेंस, मतलब उसके पास, कोर्ट के पास इतने एविडेंस है जिससे ये लग रहा है कि वो पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है एंड ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी सच ऑफेंस वाइल ऑन द बेल, तो इस केस में उसे बेल पर रिलीज किया जा सकता है।
तो याद रखिएगा 447 में अगर ऑफेंस हुआ है और ये गिल्टी लग रहा है पर्सन और उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो नॉर्मली उसे बेल नहीं मिल सकती है, लेकिन बेल मिल सकती है अगर कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देती है टू अपोज द बेल एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है बट कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है और न ही वो कोई ऑफेंस करेगा जब वो बेल पर रिलीज होगा। और सेकेंड केस है कि अगर एक पर्सन वो इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर और इज द वुमेन और सिक और इनफर्म पर्सन है, इलनेस है, उसको कोई बीमारी है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा, मे बी रिलीज। फर्दर स्पेशल कोर्ट कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं करेगी, कोई भी केस को हियरिंग नहीं करेगी, कोई भी केस की ट्रायल नहीं करेगी, डिसीजन नहीं देगी अनलेस एक्सेप्ट कंप्लेन मेड इन राइटिंग। जब तक स्पेशल कोर्ट के पास कंप्लेन नहीं हो जाती, कौन कंप्लेन करेगा? या तो डायरेक्टर ऑफ सीफो या एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग। एक इंटेरिम अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर टाइम लग रहा है तो सीफो सबमिट करेगा इंटेरिम रिपोर्ट, बीच में टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से डायरेक्ट कर दिया था कि भाई आपको क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट देनी है जो जो इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है प्रोसेस को, और फाइनल रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी जाएगी। कॉपी ऑफ रिपोर्ट में बी obtained by any person by making the application to the court, or on receipt of the report central government after examination of report and after taking legal advice as think fit direct the CFO to initiate prosecution against the company and its officer employee who are or have been the employment of the company। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डायरेक्टर को डायरेक्शन देगी जो सीफो के कि आप ना प्रोसिक्यूट करो, स्पेशल कोर्ट में कंप्लेन फाइल करो। दैट्स इज सेक्शन 210। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था अरेस्ट का पावर, याद रखिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर से नॉट बिलो द रैंक ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट कंपनी में या फॉरेन कंपनी में अरेस्ट करना है तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अरेस्ट करने के बाद उसे 24 आवर्स के अंदर नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन या स्पेशल कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन, उसके सामने प्रोड्यूस करना है। और बेल पर रिलीज नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन दो केस में हो सकता है। फर्स्ट केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी गई है टू अपोज द बेल एप्लीकेशन और वो अपोजिशन करता भी है, लेकिन कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है और न ही करेगा, तो कोर्ट उसे बेल पर रिलीज कर सकता है। दैट्स ए सेक्शन 212। नेक्स्ट सेक्शन है 218। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि भाइयों कंपनी में जनरली जो ट्रांजेक्शन होते हैं इलीगल और मिस मैनेजमेंट, नेग्लिजेंसी, वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है नॉर्मली। तो और उसके बारे में जनरली एम्प्लॉय लोगों को पूरी बातें पता रहती है कि कंपनी की मैनेजमेंट गलत काम कर रही है, लेकिन उन लोग चुपचाप रहते हैं क्योंकि उनको तो कंपनी में रहना है। तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ गया है तो मैनेजमेंट वालों को डर लग रहा है कि कहीं इंस्पेक्टर आएगा और एम्प्लॉय लोगों से अगर कोई इंक्वायरी करेगा तो वो पूरी बातें हमारी डिस्क्लोज कर देंगे। तो मैनेजमेंट चाहेगी कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं ना, उनको हम कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें या उनको टर्मिनेट कर दें और नए एम्प्लॉय अपॉइंट कर ले, जिससे नए एम्प्लॉय रहेंगे ना, और इंस्पेक्टर अगर आएगा उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेगा तो वो कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो अभी नए एम्प्लॉय हैं, उनको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है जो कंपनी में अभी तक हुआ है। तो इससे एम्प्लॉय लोगों का नुकसान होगा भाइयों, उनकी जॉब चले जाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएंगे। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 218 में एक लॉ दिया गया कि अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है किसी भी सेक्शन में, 210 में, 212 में, 213 में, किसी भी सेक्शन में, या कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है ट्रिब्यूनल के पास, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है और मेंबर लोग ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को कंप्लेन कर दिए हैं और एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, तो अब अगर ये दो केस है तो कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकती, डिस्चार्ज नहीं कर सकती।
कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं कर सकती, डिस्चार्ज नहीं कर सकती, डिसमिस नहीं कर सकती, डिस्चार्ज नहीं कर सकती, सस्पेंड नहीं कर सकती, उनकी रैंकिंग लोअर नहीं कर सकती और उनके टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसा वेरिएशन नहीं कर सकती जो उनके लिए प्री जुडिशियल हो, अनलेस कंपनी एक रिटर्न नोटिस देगी। नोटिस किसको? एनसीएलटी को, ट्रिब्यूनल को, और वो रीजन बताएगी कि हम इस रीजन की वजह से इंप्लॉय के अगेंस्ट में ये एक्शन ले रहे हैं। अगर एनसीएलटी 30 डेज के अंदर या तो ऑब्जेक्शन रेज करती है या नो ऑब्जेक्शन रेज, उसे एनसीएलटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 30 दिन हो गया, अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, कंपनी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द इंप्लॉय के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया तो एक्शन तो नहीं ले सकती, लेकिन कंपनी को एक रेमेडी है कि कंपनी उस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में 30 डेज के अंदर एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकती है। एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल कर सकती है और अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। हाइयो, इस सेक्शन में केवल कंपनी को राइट है कि कंपनी अपील फाइल कर सकती है एनसीएलटी को। एग्जाम में क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में कि इंप्लॉय क्या अपील फाइल कर सकता है क्या इस सेक्शन में? अगर कंपनी उसे डिस्चार्ज कर रही है और एनसीएलटी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो क्या कंपनी इंप्लॉय ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है क्या एनसीएलटी के पास? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इस सेक्शन में केवल कंपनी के बारे में दिया गया है कि कंपनी अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो कंपनी चाहे तो अपील फाइल कर सकती उस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट में विद इन 30 डेज के अंदर टू द एनसीएलटी को। और एनसीएलटी अब जो डिसीजन देगी वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा, वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा कंपनी पर। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है 30 डेज के अंदर, देन कंपनी आर फ्री है कि टू टेक सच एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय इस सेक्शन में तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया और एनसीएलटी ने बोल दिया कि ठीक है भैया आप कर सकते हो, या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया 30 दिन के अंदर, तो एम्प्लॉय को इस सेक्शन में कोई रेमेडी नहीं है। कंपनी अब फ्रीली एक्शन ले सकती है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। लेकिन 421 में एक प्रोविजन है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, और वहां लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन एग्रीव है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी, अगर एनसीएलटी के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई भी पर्सन एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई भी पर्सन एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज के अंदर। तो अपन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अपन जनरली यही लिखेंगे कि 218 में एम्प्लॉय को कोई रेमेडी नहीं है। हाउएवर एम्प्लॉय कैन फाइल द अपील अगेंस्ट एनसीएलटी ऑर्डर बिफोर द एनसीएलटी विद इन 45 डेज अंडर सेक्शन 421, दैट्स इज सेक्शन 218 प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड कंपनी सेक्शन 219, अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है 210 में, 212 में, 213 में, वो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने गया, लेकिन उसे ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि भैया कंपनी में इन्वेस्टिगेशन की ट्रू पिक्चर फाइंड आउट करने के लिए, सही रिजल्ट निकालने के लिए जरूरी है इन्वेस्टिगेशन करना इनटू रिलेटेड पर्सन, तो वो रिलेटेड पर्सन में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन रिलेटेड पर्सन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रायर अप्रूवल shall require the prior approval of central government। अब रिलेटेड पर्सन कौन कौन से पर्सन है, तो लिस्ट दी गई है कि जिसके यहां इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
फर्स्ट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज है और हैज एट एनी रेलिवेंट थी, सब कंपनी सब्सिडरी, कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग को सब्सिडरी। तो कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी और कंपनी की सब्सिडरी की होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग को सब्सिडरी। सेकेंड, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एट एनी रेलिवेंट टाइम मैनेज बाय एनी पर्सन एज एमडी और मैनेजर वो इज वाज एट रेलिवेंट टाइम द एमडी और मैनेजर, कॉमन एमडी है, हमारी कंपनी का जो एमडी मैनेजर है या था वही उस बॉडी कॉर्पोरेट का एमडी और मैनेजर है या था। एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board is accustomed to act as per direction और इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड हमारी कंपनी के डायरेक्टर या हमारी कंपनी के डायरेक्शन पर एक्ट करते हैं, या कंपनी का एमडी, कंपनी का मैनेजर या एनी एम्प्लॉय, इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो ये चार रिलेटेड पर्सन है। पहला होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग। सेकेंड, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका एमडी और मैनेजर हमारी कंपनी का एमडी और मैनेजर है या था। थर्ड इज द ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड को हमारे डायरेक्टर लोग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देते हैं। और फोर्थ इज द कंपनी का एमडी, मैनेजर और एम्प्लॉय। लेकिन रिलेटेड पर्सन में इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सीजी से प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना कंपलसरी है। चलो सेक्शन 221, फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 221 का कंसेप्ट यह है कि कंपनी की एसेट को फ्रीज किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है एसेट पर। बेसिकली इस सेक्शन का कंसेप्ट यह है कि अगर कंपनी की कोई एसेट है, प्रॉपर्टी है, और कंपनी के मैनेजमेंट वाले वो प्रॉपर्टी को ना ट्रांसफर करने वाले हैं, डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं, सेल आउट करने वाले हैं, ये लग रहा है, और अगर वो ऐसा हुआ ना ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ, तो इट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, क्रेडिटर और पब्लिक इंटरेस्ट या कंपनी इंटरेस्ट के लिए प्री जुडिशियल होगा वो। तो इस केस में ट्रिब्यूनल को कुछ लोग एप्लीकेशन देंगे और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गई तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कंपनी को कि वो प्रॉपर्टी कंपनी अब ट्रांसफर नहीं करेगी, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी, रेस्ट्रिक्शन लगा देगी फॉर ए पीरियड ऑफ मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए। और या फिर ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सच कंडीशन एज इम्पोज बाय द एनसीएलटी। और अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो पेनल्टी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फाइन है ये, पनिशमेंट कंपनी पर 1 लाख से 25 लाख, एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 3 इयर्स तक की इंप्रीजमेंट और फाइन 50,000 to 5 लाख और बोथ। तो एक बार सीट से रिफर कर लेते हैं। फ्रीजिंग ऑफ एसेट, एनसीएलटी के पास अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिफर करती है या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उस समय पता चला, तो आरओसी या इंस्पेक्टर ने बताया होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, या मेंबर प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 244, दैट मीन्स ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के चैप्टर में जो मिनिमम मेंबर एप्लीकेशन देंगे एनसीएलटी को टू प्रिवेंट द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। तो 244 में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 नंबर ऑफ मेंबर, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या फिर मेंबर 1 और मोर मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, विच एवर इज लोअर। और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, दैट मीन्स 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, इतने मेंबर मिनिमम अप्लाई करेंगे एनसीएलटी को। या एक क्रेडिटर जिसको एक्सीड 1 लाख से अधिक रुपए लेना है कंपनी से, या एनी अदर पर्सन लाइक एम्प्लॉय हो गया, कोई भी अदर पर्सन इनके अलावा, कि उन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कंपनी की एसेट लाइकली टू ट्रांसफर होने वाली है, तो एनसीएलटी इंपोज कर सकती है रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम फॉर ए 3 ईयर।
और ट्रांसफर कैन बी टेक प्लेस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन एज अप्लाई। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पर 1 लाख से 25, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर अप टू 3 इयर्स की इंप्रीजमेंट और फाइन हो सकता है 3 इयर्स, फाइन लग सकता है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज का। दैट्स ए सेक्शन 221 फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन है 216 इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑनरशिप ऑफ कंपनी। ऑनरशिप के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वो इज द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का रियल ऑनर कौन है। भले ही बुक्स में कोई भी ऑनर अपीयर हो रहा है, रियल ऑनर को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। Where it appear to central government there is a reason so to do, it may appoint one or more inspector to investigate and report on the matter relating to the company and its membership for the purpose of determining the true person। तो इन्वेस्टिगेट करना इनटू द मेंबरशिप के बारे में, यानी यहां पर हमारी इन्वेस्टिगेशन जो रहेगी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑनरशिप ऑफ शेयर डिवेंचर। ऑनरशिप की इन्वेस्टिगेशन करनी है हमको कंपनी के जर्नल अफेयर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, ऑनरशिप की इन्वेस्टिगेशन। पर्पज ये है टू फाइंड आउट द ट्रू पर्सन वो आर और हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्ट इन द सक्सेस और फेल्यूर। मतलब ऐसा पर्सन जो कंपनी के में फाइनेंशियली इंटरेस्ट था और कंपनी के सक्सेस और फेल्यूर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। वो आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल एंड मटेरियली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर को कंट्रोल करता है, कंपनी की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। या वो हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ द कंपनी और बेनिफिशियल ऑनर। मतलब ऐसा पर्सन जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है शेयर में, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कोई और है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा है, तो आइडेंटिफाई करना वो हैव और हैड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर ऑफ कंपनी और बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द शेयर्स। Central government shall appoint one or more inspector if the tribunal in the course of any proceeding before it direct by an order that affairs of the company is out to be investigated as regard the members of the company। तो ट्रिब्यूनल अगर प्रोसीडिंग के समय ऑर्डर देती है कि कंपनी के अफेयर को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल और पास द ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू द मेंबरशिप और ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 216 में बेसिकली ऑनरशिप की इन्वेस्टिगेशन होगी। अपने को ये फाइंड आउट करना है ट्रू पर्सन कौन सा है जो कि कंपनी के सक्सेस और फेल्यूर, जिसका फाइनेंशियली इंटरेस्ट है, पैसा उसका लगा है कंपनी में, या फिर वो आर और हैव बीन एबल टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। पॉलिसी मैटर के बारे में वो पूरा डिसीजन लेता है वो पर्सन। या वो हैव और हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। दैट्स ए सेक्शन 216। इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है 222 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन 222 इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना। कंपनी के शेयर डिबेंचर कोई ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि भाइयों अगर इन्वेस्टिगेशन 216 में चल रहा है ऑनरशिप की इन्वेस्टिगेशन, और इस बीच में अगर मेंबर लोग शेयर आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इससे इन्वेस्टिगेशन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन का सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो सिक्योरिटी के बारे में ट्रू फैक्ट अगर जानना है तो ट्रिब्यूनल यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो एनसीएलटी अगर इन्वेस्टिगेशन 216 में अगर चल रहा है कंपनी का, या किसी भी पर्सन ने कंप्लेन किया है एनसीएलटी को टू फाइंड आउट अबाउट द एनी फैक्ट रिलेटिंग टू सिक्योरिटी इशूड और टू बी इशूड बाय द कंपनी, सिक्योरिटी के बारे में ट्रू फैक्ट जानने के लिए, लाइक ऑनरशिप कौन है, रियल ऑनर को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है। तो एनसीएलटी बाय ऑर्डर इंपोज द रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटी फॉर मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 साल तक का रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि वो सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं होगी और कोई भी नए शेयर इशू नहीं होंगे। और अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, पेनल्टी इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि कंपनी पर पनिशमेंट अट्रैक होगी मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 25 लाख, सेम पनिशमेंट जो 221 में थी। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इंप्रीजमेंट होगी अप टू 6 मंथ और फाइन मिनिमम 25,000 टू 5 लाख और बोथ। दैट्स इज सेक्शन 222।
नेक्स्ट सेक्शन 223 इंस्पेक्टर रिपोर्ट। इंस्पेक्टर अपनी इंटरनल रिपोर्ट देगा। अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से डायरेक्शन दे देगी, जब वो ऑर्डर अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर को कि आपको मंथली क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट देना है, तो वो इंटरनल रिपोर्ट देते रहेगा रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबमिट द फाइनल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एवरी रिपोर्ट शैल बी इन द राइटिंग और या फिर प्रिंटेड होगी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट में बी ऑब्टेन बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। Report of inspector shall be authenticated either by affixing the common seal of the company whose affairs have been investigated or by a certificate of a public officer having the custody of the report। तो उस पब्लिक ऑफिसर के द्वारा अथेंटिकेट किया जाएगा जिस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में वो रिपोर्ट है। एंड सच रिपोर्ट शैल बी एडमिसिबल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग एज ए एविडेंस। और उस रिपोर्ट को किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में एडमिसिबल माना जाएगा। बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू रिपोर्ट रिफर टू सेक्शन 212। मतलब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है अगर रिपोर्ट फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सीफो के द्वारा की जा रही है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। दैट्स इज सेक्शन 223। नेक्स्ट सेक्शन, अब बेसिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। 206 कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इंक्वायरी। इस सेक्शन में 3 बातें लिखी गई है। पहला, आरओसी को पावर है इंफॉर्मेशन कॉल करने का। अगर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस आप नहीं करते हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन देते हैं तो आरओसी अब ऑर्डर दे सकती है टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और थर्ड इज द इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी के बारे में आरओसी को पावर है कि वो कंपनी के ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी कर सकती है। अगर कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट मैनर में किए जा रहे हैं या अनलॉफुल पर्पज के लिए किए जा रहे हैं तो इस केस में उस ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी की जा सकती है। सेक्शन 206 ऑन स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने डॉक्यूमेंट फाइल किया है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी और एनी इंफॉर्मेशन रिसीव, मतलब कंपनी ने जो एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट जो आरओसी को टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल किए होंगे, उस रिटर्न के बेसिस पर या एनी इंफॉर्मेशन आरओसी को पता चला है, ROC is of opinion that any further information or explanation or document is necessary। तो ROC रिटर्न नोटिस देगी कंपनी को टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट विद इन द सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस। तो ROC ने कंपनी के डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज किया और ROC को लगता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ROC कंपनी को रिटर्न नोटिस देगी टू फर्निश द सच इंफॉर्मेशन विद इन द सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस। एंड इट इज ए ड्यूटी ऑफ ऑफिसर और कंपनी टू फर्निश द सच इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड टू प्रोड्यूस द सच डॉक्यूमेंट विद इन द सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस। एंड ड्यूटी ऑफ पास ऑफिसर, अगर इंफॉर्मेशन पास ऑफिसर से रिलेटेड है, अभी वो कंपनी का इंप्लॉय नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, लेकिन पहले था और उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन है, तो उसकी भी ड्यूटी रहेगी टू फर्निश द सच इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। ROC by written notice call the company to produce further books for inspection at such place at such time as specified in the notice on the basis if no information furnished within the time। जो इंफॉर्मेशन कॉल की गई थी सब सेक्शन 1 में वो इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई या इंफॉर्मेशन फर्निश की गई बट वो इनएडविकेट है, या इफ ROC ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई दैट अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डू नॉट डिस्क्लोज फुल एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर बिफोर नोटिस रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग। लेकिन ROC नोटिस देने से पहले एक बार रीजन रिकॉर्ड करेगी। एंड थर्ड लॉ इज द इंक्वायरी बाय द ROC।
ROC call from the company to furnish in writing any information or explanation matter on the matter specified in the order within the time specified, and to make the inquiry in respect of such matter after giving opportunity of being heard to the party if ROC satisfy. Inquiry कब कर सकती है? Ground on the basis of information available with him या on representation made by any person that business of the company carried out on fraudulent purpose, unlawful purpose or not as per the दिस एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, या फिर दैट द कंप्लेन मतलब इन्वेस्टर की जो ग्रीवियंस है, कंप्लेन है, वो रिड्रेस नहीं की जा रही है. बिफोर कॉलिंग इंफॉर्मेशन मेकिंग इंक्वायरी आरओसी हैज टू इन्फॉर्म टू द कंपनी द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम. मतलब आरओसी इंक्वायरी करने से पहले एक सो कॉज नोटिस देगी, कंपनी को बताएगी कि आपके अगेंस्ट में ये एलिगेशन लगे हैं. फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं सर्कमस्टेंसेस अगर एग्जिस्ट है कंपनी में, डायरेक्ट द आरओसी और इंस्पेक्टर टू कैरी आउट द इंक्वायरी. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरओसी या इंस्पेक्टर को डायरेक्शन दे सकती कि इस ट्रांजेक्शन की इंक्वायरी करिए. एंड इफ बिजनेस कैरीड ऑन फ्रॉड, अगर इंक्वायरी करने के बाद ये प्रूफ हो गया कि बिजनेस फ्रॉडुलेंट मैनर या अनलॉफुल मैनर में चल रहा है, तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल फॉर द फ्रॉड एज पर सेक्शन 447. An inspection of books by central government if circumstances exist direct to inspect books of account and paper by inspector appointed by it. Further, central government by journal or special order authorize any statutory authority like RBI हो गई, IRDA हो गई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी स्टेचुटरी अथॉरिटी को वो डायरेक्शन दे सकती है, अथोराइज कर सकती है टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड पेनल्टी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ द कंपनी फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, देन कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल लायबल टू फाइन अप टू 1 lakhs plus 500 per day during the default is continue. That's a important penalty of section 206. तो भाइयों 206 का कंसेप्ट यही था कि सबसे पहले आरओसी इंफॉर्मेशन कॉल करेगी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी. इंस्पेक्शन के लिए कब बोल सकती है? अगर कंपनी इंफॉर्मेशन नहीं देती है या इनएडविकेट इंफॉर्मेशन देती है या कंपनी के अफेयर्स जो स्टेट ऑफ अफेयर है, बैलेंस शीट, वो फुल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो ट्रू एंड फेयर नहीं दिख रहे हैं, तो इस केस में आरओसी कंपनी को बोल सकती है कि टू प्रोड्यूस द बुक्स एट सच प्लेस एट सच टाइम एज स्पेसिफाई इन द नोटिस. एंड थर्ड, इंक्वायरी करना, आरओसी इंक्वायरी कर सकती है कंपनी के अफेयर्स और ट्रांजेक्शन के बारे में on the basis of information available with him या on the basis of complaint received in writing from any person that the business of the company conducted in a fraudulent manner or not in compliance of this act or unlawful manner. या फिर इन्वेस्टर की कंप्लेन को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में आरओसी सबसे पहले कंपनी को एक सो कॉज नोटिस देगी, एलिगेशन बताएगी कि ये एलिगेशन आपके अगेंस्ट में लगे हैं, और उसके बाद वो इंक्वायरी करेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उस ट्रांजेक्शन की. और अगर इंक्वायरी करने के बाद ये प्रूफ हो गया कि कंपनी में फ्रॉडुलेंट बिजनेस चल रहा है, तो कंपनी के ऑफिसर पर 447 की पनिशमेंट अट्रैक्ट हो जाएगी. प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट है कंपनी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है आरओसी या इंस्पेक्टर दोनों को टू मेक द इंक्वायरी ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. एंड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इंस्पेक्टर को अथोराइज कर सकती है टू इंस्पेक्ट द बुक्स, एंड वो किसी भी स्टेचुटरी अथॉरिटी को भी अथोराइज कर सकती है टू कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. और अगर इस सेक्शन में कंपनी या ऑफिसर ऑफ डिफॉल्ट ने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किए, तो उन पर 1 लाख रुपए की पनिशमेंट है, कंपनी पर भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर भी, प्लस 500 पर डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट इज कंटिन्यू. देयर आफ्टर 206 से कनेक्टेड ही है. 207 में इंस्पेक्शन जब कंडक्ट होगा, इंक्वायरी होगी, तो उसके बारे में लॉ दिया गया है कि आरओसी कैन कॉल द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंड अदर बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी. मतलब आरओसी कंपनी से बुक्स कॉल कर सकती है इंक्वायरी करते समय, इंस्पेक्शन करते समय. एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस all the such document to the ROC or inspector to furnish the such statement information as the ROC or inspector require and to give all assistance to the ROC or inspector.
एंड देयर आफ्टर पावर ऑफ आरओसी दिया गया इस सेक्शन में 207 में, टू मेक कॉपी कर सकती है बुक्स जो उसके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, टू प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द बुक्स। एंड आरओसी के पास और इंस्पेक्टर के पास सेम पावर होंगे जो सिविल कोर्ट को होते हैं। एग्जाम्पल लाइक प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एट सच प्लेस एंड टाइम वो डिमांड कर सकती है। इशू समन एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग ऑन ओथ एंड इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये सिविल कोर्ट के पावर हैं, वो सभी पावर आरओसी और इंस्पेक्टर के पास रहेंगे। एंड पेनल्टी दी गई कि अगर डायरेक्टर या ऑफिसर डिसओबे करते हैं डायरेक्शन ऑफ द आरओसी और इंस्पेक्टर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो 1 साल तक की इंप्रीजमेंट एंड फाइन 25,000 से 1 लाख। एंड फर्दर डायरेक्टर एंड ऑफिसर शैल वेकेट द ऑफिस and disqualified to holding office in the company. Thereafter, section 208 report of inspection and inquiry. इस आरओसी और इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन कर लिया 206 में और इंक्वायरी कंप्लीट कर ली। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे, सबमिट करेंगे रिपोर्ट को इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड सच रिपोर्ट में इंक्लूड रिकमेंडेशन along with रीजन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि कंपनी के अफेयर में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आरओसी और इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग में देंगे। एंड सच रिपोर्ट शैल इंक्लूड द recommendation about the investigation into the affairs of the company. That's is section 206, 7 and 8. Thereafter, action to be taken in pursuance of inspector report. Investigation होने के बाद अब रिपोर्ट आ गई है, अब क्या एक्शन लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। तो इंस्पेक्टर रिपोर्ट आ गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऑफेंस हुआ है, कंपनी में ऑफेंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है या अदर ऑफेंस हुए हैं फॉर विच द कंपनी एंड ऑफिसर इज क्रिमिनली लायबल। ऐसा ऑफेंस है जो क्रिमिनल नेचर का है। दो सेंट्रल गवर्नमेंट अब प्रोसिक्यूशन फाइल करेगी, कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेगी उस पर्सन को, कंपनी के ऑफिसर डायरेक्टर लोगों को। एंड इट इज ए ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट टू गिव ऑल नेसेसरी असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द प्रोसिक्यूशन। तो इफ फ्रॉम द रिपोर्ट inspector report it appear to central government that any person has in relation to company or other body corporate मतलब related person or other person being guilty of offense for which he is criminally liable, central government prosecute the such person. And duty of all officer of the company body corporate to give central government necessary assistance in connection with the prosecution. सेकेंड एक्शन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट से लगता है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी को मिस यूज किए हैं, वो अपने पास रखे हुए हैं कंपनी की प्रॉपर्टी को और उसको रिकवर करना जरूरी है क्योंकि वो कंपनी की अल्टीमेट प्रॉपर्टी है और होल्ड की गई है बाय द डायरेक्टर मैनेजमेंट के द्वारा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट प्रोसीडिंग आउट टू in public interest to be brought by the company or any body corporate for recovery of damage in respect of fraud, misfeasance or other misconduct in connection with the promotion, formation or management or for recovery of any property which has been misapplied or wrongfully retained. तो सेंट्रल गवर्नमेंट may itself bring in the name of company, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ना कंपनी के नाम पर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीडिंग फाइल करेगी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में और जितने भी खर्चे लगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल प्रोसीडिंग के लिए वो फिर कंपनी से रिकवर कर लेगी।
और फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर रिपोर्ट से लगता है, इट इज अपियर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाइंडिंग अप के लिए भी ट्रिब्यूनल को बोल सकती है कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाए, या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है कि ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, या फिर दोनों एप्लीकेशन दे सकती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए अब कंपनी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है फॉर वाइंडिंग अप के लिए, या फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को, या फिर दोनों के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। तो भाइयों क्या क्या एक्शन लेगी, बहुत सिंपल सा है। अगर रिपोर्ट आई और लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है और ऐसा ऑफेंस है जो क्रिमिनली लायबल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी उस पर्सन को। सेकंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है रिपोर्ट से ये अपीयर हो रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिशेंस किए हैं, मिसकंडक्ट किए हैं, नेग्लिजेंसी किए हैं, तो उनसे डैमेज रिकवर करने के लिए कंपनी राइट है कंपनी को, या फिर कंपनी की प्रॉपर्टी को उसने मिस अप्लाई किया है या रॉन्गफुली रिटेन किया है उन्होंने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंपनी के नाम से प्रोसीडिंग फाइल करेगी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज और फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। और जो भी एक्सपेंस लगेंगे उसमें, वो एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, जो भी लीगल एक्सपेंस है। फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट मिलने के बाद ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है फॉर वाइंडिंग अप के लिए एंड फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप के लिए और फॉर द पर्पज ऑफ टू प्रिवेंट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और दोनों के लिए भी एप्लीकेशन दे सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 225, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदर देन एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन 214, जो सिक्योरिटी डिमांड की गई थी 25,000 रुपये मैक्सिमम, उसको छोड़ के जो भी एक्सपेंस होंगे इन्वेस्टिगेशन के, लाइक इंस्पेक्टर की सैलरी हो गई, अदर जो भी एक्सपर्ट बुलाए गए थे इन्वेस्टिगेशन के समय, लाइक फॉरेंसिक ऑडिटर बुलाया गया था, उसकी फीस हो गई, तो जो भी एक्सपेंस लगेंगे इन्वेस्टिगेशन के, shall be different first by the center government, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पे कर देगी, एंड shall be reimbursed by the following person to the extent below, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिम्बर्स करवाएगी, रिकवर करेगी। एनी पर्सन who is convicted on a prosecution instituted or who is ordered by to pay the damage or restore the property to the extent specified by the court, तो जो पर्सन प्रोसिक्यूशन जिसके अगेंस्ट में हुआ था और कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट भी कर दिया है, मतलब प्रूफ हो गया है कि वो ऑफेंस है और उसको पनिशमेंट भी हो गई है, तो उससे रिकवर किया जाएगा जो एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। या फिर जिस पर्सन को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है टू पे द डैमेज और टू रीस्टोर, रिफंड द प्रॉपर्टी, तो वो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी, लेकिन कितना करेगी, टू द एक्सटेंट नोट स्पेसिफाई बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट बताएगी कि कितना एक्सपेंस के लिए लायबल रहेंगे। सेकेंड, या फिर एनी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट इन वूज नेम प्रोसीडिंग आर ब्रॉट एज अफोरसेड, मतलब जो अभी अपन ने पढ़ा 224 में कि कंपनी के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग फाइल की थी फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो लॉजिकली ये कंपनी को बेनिफिट मिला है उस इन्वेस्टिगेशन से, तो जो एक्सपेंस होंगे वो उस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट से रिकवर किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। या फिर अनलेस एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में अगर कन्वर्ट हुआ है, अगर नहीं हुआ है, मतलब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है अगर, तो जो एक्सपेंस है वो रिकवर किए जाएंगे कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एमडी, मैनेजर डील्ड विद बाय रिपोर्ट, मतलब जिस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हुआ है उससे रिकवर किया जाएगा, और अप्लीकेंट से रिकवर किया जाएगा इफ द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 213 टू द एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो अगर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंस है वो रिकवर किए जाएंगे कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसके यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है, या फिर अप्लीकेंट से, अगर इन्वेस्टिगेशन 213 में हुआ था ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर, तो अप्लीकेंट से रिकवर किए जाएंगे टू द एक्सटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट, दैट्स ए एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत सिंपल सा है भाइयों, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर प्रोसिक्यूशन हो गया है और वो कॉन्विक्ट भी हो गया तो उससे रिकवर किया जाएगा, या
जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी और टू रीस्टोर द प्रॉपर्टी या टू रिकवरी ऑफ डैमेज, तो उससे रिकवर किया जाएगा। या फिर जिसके बिहाफ में प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल की थी टू रिकवर द प्रॉपर्टी, मतलब जिस कंपनी के बिहाफ में, तो उस कंपनी से रिकवर किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट प्रोसिक्यूशन नहीं होता है तो फिर जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हुई है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एमडी, मैनेजर, उससे रिकवर किया जाएगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन 213 में हुई थी तो अप्लीकेंट से रिकवर किया जाएगा। दैट्स इट 225। नेक्स्ट सेक्शन इज द 226, ये भी एग्जाम में आ चुका है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप एक्सेट्रा नॉट टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, मियरली बाय रीजन ऑफ फैक्ट that application made under section 241, that means application to tribunal to prevent the operation and mismanagement। तो भले ही एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है ट्रिब्यूनल के पास, फिर भी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन 210 में, 212 में, 213 में ऑर्डर दे सकती है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। या फिर कंपनी है पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी ने एसआर पास कर लिया है वाइंडिंग अप के लिए, फिर भी अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। या फिर एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, मतलब वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग, एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, तो अभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। और अगर इस बीच में ऑर्डर भी आ गया ट्रिब्यूनल के आके वाइंडिंग अप कर दो, तो जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हो चुका है पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो ट्रिब्यूनल को बता देगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग चल रही है, तो ट्रिब्यूनल अब सच ऑर्डर पास करेगी एज डीम फिट। तो ट्रिब्यूनल हो सकता है कुछ दिनों के लिए वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग को रोक दे और अब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कर सके। और वाइंडिंग अप ऑर्डर सेल नॉट एब्जॉल्व एनी डायरेक्टर फ्रॉम पार्टिसिपेट, मतलब अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया ना तो डायरेक्टर लोग ये नहीं बोलकर बच सकते कि भैया अब तो कंपनी वाइंडिंग अप में चले गई है, अब जो भी पूछना है लिक्विडेटर से पूछो, हम तो हमारी ऑफिस खत्म हो गई है, हम अब वाइंडिंग अप में कंपनी के लिए लायबल नहीं है, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं उनको इंस्पेक्टर को पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, पूरा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट 227, लीगल एडवाइजर एंड बैंकर नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन भाइयों। दैट मीन्स अगर कंपनी अपने लीगल एडवाइजर को जो भी इंफॉर्मेशन बताती है अपने ऑफेंस के बारे में, अपने डिफॉल्ट के बारे में, तो वो लीगल एडवाइजर से वो इंफॉर्मेशन ट्रिब्यूनल, कोर्ट या आरओसी ये नहीं बोल सकता कि भैया तुमको अपने क्लाइंट ने यानी कंपनी ने जो या डायरेक्टर लोगों ने जो फैक्ट बताए हैं वो डिस्क्लोज करो। फिर तो कोई भी, इसका लॉजिक यही है कि फिर तो कोई भी कंपनी अपनी कोई भी बात अपने लीगल एडवाइजर को बताएगी नहीं, क्योंकि कंपनी को डर लगेगा कि लीगल एडवाइजर पूरी बात डिस्क्लोज कर सकता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। तो इसलिए यहां पर लीगल एडवाइजर और बैंकर को प्रोटेक्शन दिया गया है कि वो लायबल नहीं है टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कंपनी, डायरेक्टर, मैनेजर। तो नो डिस्क्लोजर टू द ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंटर, कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया जाएगा बाय ए लीगल एडवाइजर ऑफ एनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिविलेज मतलब जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन द कंपनी और लीगल एडवाइजर के बीच में। क्योंकि भाइयों कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है तो वो अपनी डिफॉल्ट के बारे में पूरी बातें डिस्क्लोज कर देती है, क्या रीजन से डिफॉल्ट हुआ, कैसे हुआ, वो हर बात डिस्क्लोज कर देती है। तो इसको बोलते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। लीगल एडवाइजर ये बातें डिस्क्लोज नहीं करेगा, एक्सेप्ट वो केवल अपने क्लाइंट के नेम और एड्रेस बता सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ट्रिब्यूनल को, कोर्ट को, आरओसी को। और सेकेंड, बैंकर ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एज टू अफेयर्स ऑफ देयर कस्टमर अदर देन द सच कंपनी और बॉडी। तो बैंकर जो है ना वो अपनी कस्टमर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता अदर देन सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। केवल उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है बैंकर के द्वारा, बाकी नॉर्मल कस्टमर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती बैंकर के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन 228, इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉरेन कंपनी।
तो पूरे सेक्शन इक्वली अप्लीकेबल होंगे। 206 से लेकर 229 तक के प्रोविजन इक्वली अप्लीकेबल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉरेन कंपनी इन रिलेशन टू इंडियन बिजनेस। 229 ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर कोई भी पर्सन जानबूझकर गलत स्टेटमेंट देता है इंस्पेक्टर को, आरओसी को, या वो डिस्ट्रॉय कर देता है इंफॉर्मेशन को, फॉल्सीफाई कर देता है डॉक्यूमेंट को रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, एसेट और अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और मेक द फॉल्स एंट्री एनी डॉक्यूमेंट, वो फॉल्स एंट्री करता है किसी भी डॉक्यूमेंट, और प्रोवाइड ए एक्सप्लेनेशन विच इज नोन टू बी फॉल्स, वो गलत एक्सप्लेनेशन देता है इंस्पेक्टर को, ही शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। डिस्ट्रॉय कर देना, फॉल्सीफाई कर देना, फॉल्स एंट्री करना डॉक्यूमेंट में, एक्सप्लेनेशन ऐसी देना जो कि फॉल्स है, नोइंगली फॉल्स, ही शैल लायबल टू सेक्शन 447। 447 के लिए वो लायबल रहेगा। दैट्स ए सेक्शन पेनल्टी फॉर falsify, destruction or giving false evidence or statement during the course of investigation। लास्ट सेक्शन है जो कि पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर। जब भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा 210 में, 213 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर है, इसके पावर दिए गए हैं और प्रोसीजर दिए गए हैं। तो कुछ की पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। तो पहला पॉइंट है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर, इंप्लॉई, एजेंट और इंक्लूडिंग पास ऑफिसर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट to preserve and to produce to the inspector all document record and to give all assistance। Inspector may require any body corporate other than body corporate under section 2119, मतलब any other, कोई भी थर्ड कंपनी को रिक्वायर कर सकता है to furnish the books document before the inspector। तो किसी भी थर्ड बॉडी कॉर्पोरेट को, अदर देन रिलेटेड पर्सन को तो वो कर ही सकता है, इसके अलावा वो किसी भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट से कोई भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, और वो जो भी बुक्स मांगेगा ना कंपनी से, अदर बॉडी कॉर्पोरेट से, वो मैक्सिमम 180 डेज के लिए अपने पास रख सकता है कस्टडी में, और उसके बाद रिटर्न कर देगा। हाउएवर फिर से अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से 180 डेज के लिए फिर से कॉल कर सकता है। इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है ओथ पर स्टेटमेंट लेना। एनी पर्सन, मतलब कंपनी के डायरेक्टर, बॉडी और रिलेटेड पर्सन के डायरेक्टर, ऑफिसर को, एनी अदर पर्सन। लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन लाइक कंपनी का सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, अगर इनसे अगर कोई ओथ पर स्टेटमेंट लेना है तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीजी से प्रायर अप्रूवल लेकर वो अदर पर्सन को ओथ पर एग्जामिन कर सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन 212 में फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीफो इज सफिशिएंट। इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा अगर अदर पर्सन का स्टेटमेंट लेना है ओथ पर। इंस्पेक्टर के पास सेम पावर रहेंगे जो सिविल कोड को रहते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और अगर कोई भी पर्सन इंस्पेक्टर के ऑर्डर का डिसओबे करता है, डायरेक्शन को डिसओबे करता है, तो उस पर 1 साल की जेल और 25,000 से 1 लाख का फाइन लग सकता है। तो दैट्स ए इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 217। तो भाइयों अपन ने इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के सभी सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। फाइनल कंक्लूजन इस सेक्शन के बारे में, सबसे पहला सेक्शन 206 जिसमें 3 बातें लिखी गई। फर्स्ट इज द कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, call for information. Second is the inspection of books. And third is the inquiry. 207 ROC के पावर दिए गए एंड ऑफिसर्स ऑफ कंपनी की ड्यूटीज दी गई। 208
report by ROC/inspector to central government. 209 सर्च एंड सीजर, स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद आरओसी इंस्पेक्टर कर सकता है सीज 180 डेज के लिए. 210 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर. 211 इस्टेब्लिशमेंट